जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको वायुमंडल के विषय में जानकारी दूंगा कि वायुमंडल क्या है, इसका निर्माण किन तत्वों से हुआ है और यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आइए जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल का सामान्य अर्थ है कि हमारे पृथ्वी को जो गैसीय आवरण या वायु का आवरण चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में envelope of air which is surrounded by the earth surface is called atmosphere। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको एक परिभाषा भी दिख रही है कि रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैसों का आवरण जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। यही वायुमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन का कारण भी है। पृथ्वी का चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे जंतु जगत हो, चाहे मानव जीवन, ये सभी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही हैं। इसीलिए पृथ्वी को वायुमंडल के रूप में अनोखा वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जैवमंडल है वह वायुमंडल की ही देन है और भूगोल में इसीलिए इसका महत्व है। आप सभी जानते हैं कि हम सब प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यह वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। इसी तरह पेड़ पौधे CO2 को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी से उनका जीवन चलता है। इसी तरह प्रत्येक जीवधारी के लिए वायुमंडल किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि वायुमंडल का जो संगठन है वह किन तत्वों से हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 तत्व बताए गए हैं, वह हैं गैसें, जलवाष्प और धूलकण। अब गैसें, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि इसमें एक से अधिक गैसें हैं। जो गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल का हिस्सा हैं या वायुमंडल का निर्माण करती हैं, वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। ये कितनी मात्रा में पाई जाती हैं उसका भी विवरण दिया है कि शुष्क वायु में इसका जो प्रतिशत है वह कितना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93 यानी लगभग 1% के, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.005, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.00005%, क्रिप्टॉन न्यूनाधिक। इसके अतिरिक्त भी कई और गैसें पाई जाती हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। इनमें से आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं उनका जो शरीर होता है उसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, शरीर का निर्माण होता है इससे। ऑक्सीजन जितने भी जीवधारी हैं उनके लिए प्राणवायु के समान है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न वनस्पतियों के लिए भोजन बनाने में मुख्य रूप से उपयोग होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो बिना इसके उनका भोजन नहीं बनता है। तो ये पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। इसी तरह से सभी गैसें कुछ न कुछ उपयोग में आती हैं। ओजोन, जैसा कि आप जानते हैं
कि हमारा जो सूर्य है पराबैंगनी किरणें भी देता है, उससे पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती हैं और ओजोन जो गैस है वह उससे हमारी रक्षा करता है। अब कुछ यहाँ गैसों के विषय में आपको जानकारी दी गई, जैसे नाइट्रोजन, यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदा मंडल और जैव मंडल में अलग अलग होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ओजोन है यहाँ पर वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने के बाद भी ओजोन जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। किंतु वर्तमान समय में आधुनिक वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर है और एसी है, एयर कंडीशनर हैं, इन सब से भारी मात्रा में सीएफसी गैसों या क्लोरीन फ्लोरीन गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। और ऐसी स्थिति के कारण ही त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि की जो बीमारियां हैं ये बढ़ रही हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है, वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, सबके लिए यह प्राणवायु के समान है और बिना इसके किसी का जीवधारी का जीवन संभव नहीं है। तो ये प्रमुख गैसों के विषय में हमने आपको जानकारी दी। अब वायुमंडल के जो दो अन्य तत्व हैं महत्वपूर्ण, एक तो जलवाष्प और दूसरा धूल, इनके विषय में आपको बताते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 4%, कहीं पर 0% और कहीं पर 4% तक पाई जाती है। इसकी जो सर्वाधिक मात्रा है भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। यह धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई वाले वायुमंडल में अधिकांशतया पाई जाती है और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, ओला हो, चक्रवात हो, सारा ही जलवाष्प के कारण ही संभव होता है। तो जलवाष्प जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना इसके जलीय चक्र पूरा नहीं होता है। पहाड़ों से नदियों के रूप में बहता हुआ नदी जल समुद्र में गिरता है और वहाँ से उसका वाष्पीकरण होता है और वह फिर वायु के साथ धरातल के विभिन्न भागों में जाता है और वहाँ वर्षा करता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल जलीय चक्र का, ये जलवाष्प जो है वो जलीय चक्र का महत्वपूर्ण भाग है और इसके कारण धरातल पर जल का वितरण होता है। अगला है धूल कण, इसे एरोसोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाला जो धूल कण है यह कई तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करता है। जब संघनन की क्रिया होती है तो जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है और वह जल की छोटी छोटी बूंदें इन्हीं धूल कणों पर जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं उनके ऊपर अपना आश्रय बनाती है। और जब कई छोटी छोटी जल की बूंदें एक धूल कण पर एकत्रित हो जाती हैं और उनका भार ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे गिरने लगते हैं और जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो ये करते हैं। धूल कणों का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव गोधूल वेलाय और उषा काल है। आप जैसा कि जानते हैं
कि जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है उसके पूर्व से ही हमें उजाला दिखाई देने लगता है। इसी तरह सूर्यास्त होने के बाद भी हमें 1-1.5 घंटे तक उजाला दिखता है। यह कहाँ से आता है? यह इन्हीं धूल कणों के कारण आता है। वायुमंडल में फैले हुए धूल कण सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन और परावर्तन के द्वारा उन क्षेत्रों में भी भेजते रहते हैं जहां सूर्यास्त हो गया है या जहां सूर्योदय होने वाला है। तो इस तरह से इनके प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण गोधूल बेला और उषा काल का प्रकाश हमें दिखाई देता है। वर्तमान समय में धूल कणों का जो सर्वाधिक जमाव है वह उपोष्ण और औद्योगिक क्षेत्रों में और न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। इस प्रकार अत्यधिक धूल कणों के जमाव के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी तरह जलवाष्प के भी अधिक जमाव के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग की घटना होने लगी है। के विषय में विस्तार से अन्य वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।